हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम बेटा सेल चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है 11th क्लास के अंदर और हमने थोड़ा जर्नल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था और सेल स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने बैक्टीरियल सेल भी पढ़ा था, प्लांट सेल पढ़ा था और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, अब हम जो है सेल को थोड़ा ब्रीफ में एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम उसको डिटेल के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अगर आपको 11th क्लास में सेल चैप्टर के अलावा कोई और चैप्टर भी पढ़ना है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं अगर आपको कोई चैप्टर में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स भी नज़दीक हैं और अगर आपको कोई चैप्टर में प्रॉब्लम आ रहा है कि ये चैप्टर जो है हमको पहले लेना चाहिए था, इस चैप्टर का सेशन हमको पहले बना लेना चाहिए था, तो आप अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं कि हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है या आपको कौन से चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हम वो सेल के साथ में स्टार्ट कर लेंगे कंटिन्यू। ओके, तो आज जो है हम नॉर्मल जो सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनिली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, तो हम उसको थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्क्राइब कर देते हैं और फिर उसको हम थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा था सेल। ओके, सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है बेटा बॉडी की। सेल को हम बोलते हैं कोशिका। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोशिका। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि हमने यहाँ पे एक सेल बनाया, ओके, और एक लेयर ये वाली भी बना दी हमने। ओके, तो ये जो आउटर लेयर है बेटा, इसको तो हमने क्या बोला है? सेल वॉल। आउटर लेयर को हमने क्या बोला है? सेल वॉल बोला है। और ये अंदर का जितना भी मटेरियल बचा, ठीक है, उस पूरे मटेरियल को हमने बोल दिया बेटा प्रोटोप्लास्ट। क्या बोल दिया? प्रोटोप्लास्ट। अगर आप सेल में से सेल वॉल को रिमूव कर दोगे तो बाकी अंदर का जो पार्ट बचता है वो क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट। ओके, तो हमने यहाँ पे सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, जो पहला पार्ट है वो तो है सेल वॉल, जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, और जब जैसे हम सेल वॉल को रिमूव करते हैं तो जो पार्ट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट को हिंदी के अंदर बोला जाता है जीव द्रव्य। ओके, अब ये अंदर का जो बचा है इसको हम क्या बोला भाई? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और अंदर जो बचा ये वाला, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। अगर आप प्रोटोप्लास्ट जो है पूछा जाए कि किससे मिलकर बना हुआ है, तो आप बताओगे प्रोटोप्लास्ट इज मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। तो हमने यहां पर प्रोटोप्लास्ट को भी दो भागों के अंदर क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो देखो हमने यहां पर क्या किया? प्रोटोप्लास्ट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। प्रोटोप्लास्ट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला पार्ट तो हमने यहां पे बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अगर हम प्रोटोप्लास्ट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दें, ठीक है, तो जो पार्ट बचता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अगर हमने प्रोटोप्लास्ट में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाया तो क्या बचा? प्रोटोप्लाज्म बचा। इट्स दैट क्लियर? अब प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना हुआ होता है? प्रोटोप्लाज्म भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस यानी केंद्रक कहते हैं। ओके, तो सेल के अंदर क्या बेटा? सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट। अब सेल वॉल को हटाया तो बाकी जो पार्ट बचा उसको बोला प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट किससे कंसिस्ट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब प्रोटोप्लास्ट से आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दो तो क्या बचेगा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किससे कंसिस्ट होता है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस से कंसिस्ट होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। जो पहला पार्ट है उसको हम बोलेंगे हेलोप्लाज्म, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म।
ठीक है। अगर हम साइटोप्लाज्म में से कोशिकांग वाले पार्ट को हटा दें, किसको हटा दें? कोशिकांग वाले पार्ट को हटा दें, सेल ऑर्गेनेली हटा दें, तो क्या बचता है? हेलोप्लाज्म। और सेल ऑर्गेनेली वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोप्लाज्म। ठीक है। अब ट्रोफोप्लाज्म को भी हमने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों के अंदर हमने ट्रोफोप्लाज्म को भी बांट दिया। ठीक है। जो पहला भाग है उसको तो हमने बोला सेल ऑर्गेनेली यानी कोशिकांग। ठीक है। और जो दूसरा भाग है उसको हमने बोला ड्यूटोप्लाज्म। क्या बोला? ड्यूटोप्लाज्म। और ड्यूटोप्लाज्म के अंदर कौन इंक्लूड होता है? नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स यानी निर्जीव अंतर वस्तुएं। ठीक है। ड्यूटोप्लाज्म में कौन आता है बेटा? निर्जीव अंतर वस्तुएं आती है। कौन कौन सी होती है निर्जीव अंतर वस्तुएं एक सेल के अंदर? तो हम यहां पर उसको मेंशन कर सकते हैं। कौन कौन सी होती है? कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन सी होती है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। हम यहां पे लिख सकते हैं फैट एंड ऑयल। ठीक है। हम यहां पे लिख सकते हैं गम, रेनिन, ठीक है, टैनिन। ओके। और हम और ऐड कर सकते हैं यहां पे जैसे कि एल्केलॉइड। हम यहां पे ऐड कर सकते हैं अमीनो एसिड। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या होती है? नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन होती है विच इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है। एंड कंबाइनली फॉर्म ड्यूटोप्लाज्म। ठीक है। ये सारी की सारी मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है? ड्यूटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करती है। अब जब ड्यूटोप्लाज्म के साथ हम सेल ऑर्गेनेली को भी इंक्लूड कर दें तो हम उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रोफोप्लाज्म बोलते हैं। ट्रोफोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। अब सेल ऑर्गेनेली की बात करें तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेली होते हैं सेल में? तो 3 टाइप के सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं सेल में। ठीक है। कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक होता है बेटा मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली, डबल मेम्ब्रेनस। कौन सा होता है? डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है। दूसरा जो सेल ऑर्गेनेली होता है वो होता है सिंगल मेम्ब्रेनस। ठीक है। और जो तीसरा होता है वो होता है मेम्ब्रेनलेस। मेम्ब्रेनलेस। तो 3 टाइप के सेल ऑर्गेनेली जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप के कोशिकांग होते हैं। डबल मेम्ब्रेनस यानी ऐसे कोशिकांग जो दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, 2 झिल्लियां उनको घेरे रहती है। सिंगल मेम्ब्रेनस जो केवल एक झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। एंड मेम्ब्रेनलेस जिसके चारों तरफ कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो अगर हम डबल मेम्ब्रेनस के एग्जांपल्स देखें कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेली हैं जो डबल मेम्ब्रेनस हैं, तो इसके अंदर बेटा हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरा हम पढ़ते हैं इसके अंदर प्लास्टिड। ये दोनों सेल ऑर्गेनेली जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेनस होते हैं यानी ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेनस की अगर हम बात करें तो सिंगल मेम्ब्रेनस के अंदर होता है ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्य जालिका। दूसरा होता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus। ठीक है, यानी गोल्जी काय। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लाइसोसोम जिसको हम आत्मघाती की थैलियां भी कहते हैं। एक होता है वैक्यूल जिसको हम रिक्तिका कहते हैं। एक होता है परऑक्सीसोम। ठीक है। और इसी के अंदर और एक और एग्जांपल लिख रहा हूं स्फीरोसोम। ठीक है। तो these are cell organelle which is covering from single membrane. okay, मेम्ब्रेनलेस की अगर अपन बात करते हैं तो मेम्ब्रेनलेस में 2 सेल ऑर्गेनेली होते हैं। एक होता है राइबोसोम और एक होता है सेंट्रोसोम। ठीक है। तो राइबोसोम और सेंट्रोसोम जो होते हैं के चारों तरफ कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको हम मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। और सबसे छोटा जो सेल ऑर्गेनेली होता है वो कौन सा होता है बेटा? राइबोसोम। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली होता है ये। ठीक है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस यानी
केंद्रिका और क्रोमेटिन मटेरियल ये एम्बेडेड होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल। ओके, आया बेटा समझ में? तो ये जो है हम इस एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वापस एक बार रिपीट कर देता हूं कि सेल जो है सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट से कंसिस्ट होती है। प्रोटोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। Cytoplasm consists of hyaloplasm and trophoplasm. Trophoplasm is made up of cell organelle and deutoplasm. In deutoplasm, non-living cell inclusions are included, which is carbohydrate, fat and oil, gums, rennin, tannin, alkaloid amino acids. Okay, cell organelle are of three types: double membranous, single membranous and membraneless. Membraneless में आएगा राइबोसोम and सेंट्रोसोम. Single membranous में ER, Golgi body, lysosome, vacuole, peroxisome and spherosome. And double membranous में mitochondria and plastic. ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ओके बच्चों, अब हम जो है एक एक करके को डिटेल में पढ़ते हैं और आज हम सेल वॉल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेल वॉल को फिनिश करते हैं। ओके, लेट्स गो। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और चैप्टर भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। हम सेल और उस चैप्टर को दोनों को स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा सेल वॉल। सेल वॉल को कहा जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। ठीक है, तो अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो होता है वो एक नॉन लिविंग लेयर होती है। क्या होती है? नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, यानी एक कैसे होती है? निर्जीव परत होती है और थोड़ी मोटी और दृढ़ होती है। कैसे होती है? मोटी और दृढ़। तो कैसी होती है? ये थिक होती है, यानी मोटी होगी। ओके, नॉन लिविंग होगी और थोड़ी सी दृढ़ स्ट्रक्चर है। तो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है, कहां पे पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये कैसी होती है? आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फंगस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आपको देखने को मिलेगी, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आपको देखने को मिलेगी और एल्गा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आपको देखने को मिलेगी। तो ये आउटर लेयर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये हमारी सेल है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये तो क्या होगा बेटा? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है और उसी लेयर को हम बोलते हैं सेल वॉल। उसी लेयर को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, अब अलग अलग प्लांट्स में, फंगस में, बैक्टीरिया में, एल्गा में सेल वॉल जो होती है वो अलग अलग मटेरियल की बनी होती है। तो जैसे कि हम बात करते हैं एल्गा की। ठीक है, तो यहां पे हम देखें सेल वॉल, सेल वॉल इन एल्गी। ठीक है, मेड बाय, यानी शैवालों में जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई होती है? तो शैवालों के अंदर कोशिका भित्ति बनी हुई होती है बेटा किसकी? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है, ग्लेक्टान की बनी होती है, मैनान्स की बनी हुई होती है। ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ग्लेक्टान्स की बनी होती है, मैनान्स की बनी होती है और
कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, CaCO3 की बनी हुई होती है। तो सेल वॉल जो होती है शैवालों में किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज, ग्लैक्टान, मैनान और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करें कि प्लांट्स में सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, ठीक है, तो सेल वॉल इन प्लांट मेड बाय, ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? तो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल बनी होती है बेटा सेल्यूलोज, ओके, हेमीसेल्यूलोज, ओके, पैक्टीन एंड प्रोटीन। तो प्लांट के अंदर सेल वॉल किस किस की बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है, हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है, पैक्टीन की बनी हुई होती है और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। ठीक है, अगर हम फंगस की बात करें कि फंगस की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है तो सेल वॉल इन फंगाई मेड बाय, तो फंगस के अंदर जो सेल वॉल है वो बनी होती है बेटा काइटिन की। किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, सेल वॉल इन बैक्टीरिया मेड बाय, ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल बनी होती है बेटा पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। क्या होता है पेप्टिडोग्लाइकन? पेप्टिडोग्लाइकन किससे मिलकर बना होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकन मिलकर बना होता है पॉली सैकेराइड एंड अमीनो एसिड का। ठीक है, तो अमीनो एसिड एंड पॉलीसैकेराइड जो है किसका फॉर्मेशन करते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम सेल वॉल देखें डायनोफ्लैजिलेट की, सेल वॉल इन डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है बेटा, डायनोफ्लैजिलेट जो होता है एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ। कुछ प्रोटोजोआ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ प्रोटोजोआस के अंदर सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट। तो अगर हम डायनोफ्लैजिलेट की बात करते हैं तो डायनोफ्लैजिलेट के अंदर सेल वॉल के कुछ प्लेट्स प्रेजेंट होती है सरफेस पे। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं हैज स्टिफ cellulose plate on the outer surface। आउटर सरफेस पे सेलुलोज की कुछ प्लेट्स पाई जाती है। ठीक है, अगर हम एनिमल्स की बात करें, सेल वॉल इन एनिमल्स, ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर सेल वॉल क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सेल वॉल एब्सेंट। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती है। क्लियर बात यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो एल्गी में सेलुलोज, ग्लैक्टान, मैनान और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। ओके, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन किसमें मिलेंगे आपको? प्लांट सेल वॉल के अंदर। काइटिन आपको एनिमल सेल फंगस सेल वॉल में मिलेगा। पेप्टिडोग्लाइकन जो है बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलेगा। ठीक है, तो सेलुलोज की प्लेट्स पाई जाती है आउटर सरफेस ऑफ डायनोफ्लैजिलेट एंड सेल वॉल किसमें एब्सेंट होती है? एनिमल्स के एब्सेंट होती है। ठीक है, अगर हम सेल वॉल के मटेरियल की बात करते हैं लाइक हेमीसेलुलोज, ठीक है, और पैक्टिन, तो इनका फॉर्मेशन करता कौन है? प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो कुछ स्टार पॉइंट्स हैं वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, कि सेल वॉल मटेरियल, ठीक है, लाइक हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन synthesized in plant डिक्टियोसोम। ठीक है, कि हेमीसेलुलोज और पैक्टिन का जो फॉर्मेशन होता है वो किसमें होता है? प्लांट डिक्टियोसोम। प्लांट डिक्टियोसोम, और डिक्टियोसोम को प्लांट्स में क्या कहा जाता है? गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है।
अगर हम बात करें सेलुलोज की, तो सेलुलोज का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें लिपिड क्यूटीन, क्यूटीन एंड सुबेरिन की, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किसके अंदर होता है? स्फीरोसोम के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? स्फीरोसोम के अंदर होता है। ठीक है, तो सेल वॉल जो मटेरियल है हेमिसेलुलर और पेक्टिन, वो तो प्लांट डिप्टियोसोम और गोल्जी बॉडी के थ्रू क्या कर जाते हैं? सिंथेसाइज किए जाते हैं। सेलुलोज सिंथेसाइज किया जाता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, और क्यूटीन और सुबेरिन जो है वो किस में सिंथेसाइज होता है? स्फीरोसोम के अंदर सिंथेसाइज होता है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब हम पढ़ते हैं सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल स्ट्रक्चर। हटा दें? प्रॉपर जो है आप नोट्स बनाते रहिए। नीट का प्रत्येक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं फिर, अगर इस चैप्टर से आया तो। ओके, हम एक भी चीज जो है छोड़ नहीं रहे हैं, सारी चीजें कवर करें एनसीईआरटी की। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति की संरचना। ठीक है, तो हमने यहां पर एक सेल बनाई है बेटा। क्या बनाई है हमने? यहां पर एक सेल बनाई है। यहां पर हमने बनाया एक सेल। ठीक है, ये सेल की क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के बाहर की तरफ इस तरीके से हमने कुछ लेयर्स बनाई हैं। अभी हम इसको लेवल कर देंगे। 1, ये 2 एंड ये 3। ठीक है, और इसके बाहर भी हमने एक लेयर बनाई है, दिस वन। ओके, इस तरीके से तो हमने एक सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन किया है। हम एक और सेल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक और सेल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ड्रॉ कर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया भाई? एक और सेल को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और सेम हम यहाँ पर भी इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। 1, 2 एंड 3 और ये। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे 2 सेल्स का फॉर्मेशन किया। कितने सेल का फॉर्मेशन किया? 2 सेल का फॉर्मेशन किया है। और ये जो लेयर है इसको हमने बोला है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ ही क्या होती है? सेल वॉल होती है। तो ये भी क्या है? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप इसको बोल सकते हैं। अब सेल वॉल जो है यानी कोशिका भित्ति जो है वो अलग अलग लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। तो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है ये वाली, इसको हमने बोला है प्राइमरी वॉल। इसको हमने क्या बोला है? प्राइमरी वॉल बोला है, यानी प्राथमिक भित्ति बोला है। ठीक है, ये वाली जो है इधर वाली, इसको हमने बोला है S1 यानी सेकेंडरी लेयर 1। इसको बोला है हमने S2, ठीक है, सेकेंडरी वॉल सेकंड। और इसको हमने बोला है S3 यानी सेकेंडरी वॉल थर्ड। ठीक है, और ये तीनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है? सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? सेम टू सेम इधर भी है। ये है आपका S3, S2, S1 और ये क्या हो गया? प्राइमरी वॉल। और ये तीनों मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रही है? सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन कर रही है, यानी द्वितीयक भित्ति का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, तो हम यहां पर बात करें प्राइमरी वॉल की।
तो सबसे पहले जो कोशिका भित्ति है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? प्राथमिक भित्ति द्वितीयक भित्ति से मिलकर बनी होती है। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है प्राइमरी वॉल, यानी प्राथमिक भित्ति की बात करें तो प्राथमिक भित्ति जो होती है सबसे बाहर वाली लेयर की होती है। अगर हम सिंगल सेल की बात करते हैं, किसकी बात करें? सिंगल सेल की। किसकी बात करें? सिंगल सेल की बात करें तो आउटर लेयर जो है वो कौन है? आउटर लेयर होती है प्राइमरी वॉल, ठीक है। अगर हम सिर्फ एक ही सेल की बात करते हैं, सिर्फ सिंगल सेल की बात करें, इसको रहने दीजिए, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम सिंगल सेल की बात करें तो सबसे बाहर की जो परत होती है उस बाहर की परत को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी वॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वॉल, ठीक है। प्राइमरी वॉल जो होती है कैसी होती है? थिन होती है, यानी पतली होती है। प्राइमरी वॉल कैसी होती है? पतली होती है। रिड्यूस इन मैच्योरेशन, ठीक है। जैसे ही परिपक्व होती है कोशिका, ठीक है, तो प्राइमरी वॉल थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, पतली होती है, और मैच्योरेशन यानी परिपक्वन के समय क्या हो जाती है? रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। किससे बनी हुई होती है? मेड बाय हेमीसेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज। किसकी बनी हुई होती है प्राइमरी वॉल? हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, जहां पर हेमीसेल्यूलोज जो होता है ज्यादा मात्रा के अंदर होता है और सेल्यूलोज जो होता है वो कम मात्रा के अंदर होता है, ठीक है। तो सिंगल सेल है, आउटर लेयर है प्राइमरी वॉल, द रिड्यूस इन मैच्योरेशन एंड मेड बाय हेमीसेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज का जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा, सेल्यूलोज का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी वॉल की। किसकी बात करें? सेकेंडरी वॉल की बात करते हैं। सेकेंडरी वॉल। अब सेकेंडरी वॉल की बात करें तो सेकेंडरी वॉल किससे मिलकर बनी होती है? 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, S1 प्लस S2 प्लस S3। तो 3 लेयर्स की बनी हुई होती है सेकेंडरी वॉल। और सेकेंडरी वॉल जो होती है वो कैसी होती है? थिक होती है। कैसी होती है? थिक होती है, ठीक है। साथ में थोड़ी सी रिजिड भी होती है, रिजिड यानी दृढ़ होती है और मोटी होती है, ठीक है। सेकेंडरी वॉल की अगर अपन बात करें कि कहां प्रेजेंट होती है तो सेल मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होती है, बाहर की तरफ प्रेजेंट नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो S1 S2 S3 कहां पे प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है, ठीक है। तो प्रेजेंट टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। किसकी बनी हुई होती है? तो सेकेंडरी वॉल बनी हुई होती है मेड बाय सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन। किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। यहां पर सेल्यूलोज का अमाउंट ज्यादा होता है और हेमीसेल्यूलोज का अमाउंट क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी वॉल में सेल्यूलोज का अमाउंट ज्यादा होगा, हेमीसेल्यूलोज का अमाउंट क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और जो मेरिस्टेमेटिक वॉल होती है यानी विभजोत की जो ऊतक के अंदर जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, उनमें सेकेंडरी वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट इन परमानेंट टिश्यूज, ओके। यहां पे लिख सकते हैं एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक वॉल, यानी विभजोत की ऊतकों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सेकेंडरी वॉल क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती है। क्लियर? प्राइमरी वॉल समझ में आ गया, सेकेंडरी वॉल समझ में आ गया। लेकिन कई ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें टर्शरी वॉल भी प्रेजेंट होगी। तो टर्शरी वॉल कहां पे प्रेजेंट होगी? इनर साइड या आउटर साइड? बताइए कहां पे प्रेजेंट होगी? इनर साइड या आउटर साइड? तो आउटर लेयर तो हमने प्राइमरी वॉल बोला है, तो आउटर लेयर में तो प्रेजेंट नहीं होगी, तो कहां पर होगी? इनर साइड में प्रेजेंट होगी। कहां पर? इनर साइड प्रेजेंट होगी, यानी टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सभी के अंदर नहीं पाई जाती है, कुछ में ही पाई जाती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? टर्शरी वॉल। क्या बोलेंगे? टर्शरी वॉल। तो हम टर्शरी वॉल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टर्शरी वॉल।
और टर्शरी वॉल जो है किस में प्रेजेंट होती है? टर्शरी वॉल प्रेजेंट होती है जिम्नोस्पर्म के ट्रैकेट्स में। ट्रैकेट्स को बोलते हैं अपन वाहिकाएं। क्या बोलते हैं? वाहिकाएं। ठीक है, सॉरी वाहिनिकाएं, थोड़ा हिंदी में कंफ्यूज वाहिका या वाहिनिका होगा, बट इंग्लिश में ट्रैकेट्स। तो प्रेजेंट इन ओनली ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, यानी अनावर्त बीजी के जो ट्रैकेट्स होते हैं उनकी वॉल कोशिका के अंदर टर्शरी वॉल भी प्रेजेंट होती है। टर्शरी वॉल किसकी बनी हुई होती है? मेड बाय हेमीसेलुलोज एंड जाइलोन। किसकी बनी हुई होती है? हेमीसेलुलोज और जाइलोन की बनी हुई होती है। ठीक है, अब दो कोशिकाओं के जो बीच का पार्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला। ठीक है, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला कहते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा? मिडिल लैमेला। और मिडिल लैमेला क्या होता है? मिडिल लैमेला क्या होता है? कॉमन पार्ट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, तो क्या है ये? कॉमन पार्ट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। दो पास पास स्थित कोशिकाओं के जो बीच का भाग होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? मिडिल लैमेला कहते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बना कि अगर आपसे पूछा जाए कि दो पास पास स्थित कोशिकाओं की सबसे बाहरी भित्ति क्या कहलाती है, तब आप आंसर क्या देंगे? मिडिल लैमेला। क्या आंसर देंगे आप? मिडिल लैमेला। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, सिंगल सेल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो सिंगल सेल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाएगी? प्राइमरी वॉल। ठीक है, तो दो पास पास स्थित कोशिकाओं की बात की जाए तब तो आप आंसर क्या देंगे? मिडिल लैमेला। और केवल सिंगल सेल की अगर अपन बात करें तो सिर्फ आप आंसर क्या देंगे? प्राइमरी वॉल। मिडिल लैमेला किसकी बनी हुई होती है? मिडिल लैमेला बनी होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की। ठीक है, मेड बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। किसकी बनी हुई होती है मिडिल लैमेला? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, जिसमें कैल्शियम का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? ज्यादा। तो कैल्शियम मोर इन अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्लियर बात? तो मिडिल लैमेला कॉमन पार्ट है टू एडजेसेंट सेल्स का, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है, और इसके अंदर कैल्शियम का अमाउंट क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। इट्स दैट क्लियर? समझ में आया? यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे पढ़ते हैं। ओके, ठीक है। अब इसको देखो, अब एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। आपने नाम भी सुना होगा। तो इस तरीके से हम बनाते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है बेटा? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या होता है प्लाज्मोडेस्माटा? तो प्लाज्मोडेस्माटा दो एडजेसेंट जो सेल्स होती है, दो पास पास स्थित जो सेल होती है, उसका साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? उसका साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। कि यहां का जो साइटोप्लाज्म है वो इधर आ सकता है, और यहां का जो साइटोप्लाज्म है वो इधर आ सकता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? साइटोप्लाज्मिक
connection between two adjacent cells, दो पास पास स्थित कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य का कनेक्शन क्या कहलाता है? प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। और किस में हेल्प करता है? सिम्प्लास्ट मूवमेंट में हेल्प करता है। हेल्प इन सिम्प्लास्ट मूवमेंट, ठीक है। कौन सा मूवमेंट में हेल्प करेगा? सिम्प्लास्ट मूवमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है। सिम्प्लास्ट जो होता है कैसा मूवमेंट होता है? कि ऐसा मूवमेंट जो जीवित मार्गों से होता है। कौन से मार्गों से होता है? जीवित मार्गों से होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? सिम्प्लास्ट मूवमेंट कहते हैं। और अगर किसी भी वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट मृत मार्ग से हो, यानी कोशिका भित्ति के माध्यम से हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपोप्लास्ट मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा कौन से मूवमेंट में हेल्प करता है? सिम्प्लास्ट मूवमेंट में हेल्प करता है। क्लियर बात? समझ में आया तक? ओके। अब सेल वॉल के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें कि सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है वो दो तरीके से होता है बेटा। कितने तरीके से होता है? दो तरीके से होता है। जो इसका पहला तरीका है उसको अपन बोलते हैं इनटू सस्पेंशन। इनटू सस्पेंशन, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं कणाधान। क्या बोलते हैं? कणाधान। कि जब सेल वॉल के मटेरियल का जमाव कणों के रूप में होता है ना, तो उसको बोलते हैं कणाधान, ठीक है। जब सेल वॉल के मटेरियल का जो जमाव है किस रूप में हो? कणों के रूप में हो, तो उसको बोलेंगे कणाधान, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं सेल वॉल मटेरियल डिपोजिशन in the form of grain, ठीक है। कि जब सेल वॉल मटेरियल का जमाव कणों के रूप में होता है, ठीक है, तो ऐसी सेल वॉल जो होती है वो कौन सी होती है? प्राइमरी वॉल। कौन सी वॉल होती है? प्राइमरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल का जो फॉर्मेशन होता है कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है? इनटू सस्पेंशन प्रक्रिया के द्वारा होता है। दूसरा जो प्रक्रिया है वो है एपोजिशन। एपोजिशन, ऑपोजिशन को अपन बोलते हैं स्तराधान। क्या बोलते हैं? स्तराधान। कि जब मटेरियल का जमाव, सेल वॉल की मटेरियल का जमाव लेयर्स के रूप में होता है। इसलिए यहां पे देखो आप S3, S2, S1 तीन लेयर्स बनी है किसमें? सेकेंडरी वॉल में। तो मटेरियल का जमाव किस रूप में हुआ है? लेयर्स के रूप में हुआ है। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? इनटू सस्पेंशन, सॉरी एपोजिशन कहलाती है, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि सेल वॉल मटेरियल डिपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, ठीक है। जब स्तरों के रूप में, लेयर्स के रूप में मटेरियल का जमाव हो, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एपोजिशन। और इसके द्वारा कौन से प्रकार की वॉल का फॉर्मेशन होता है? तो इसके द्वारा सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। किसके द्वारा फॉर्मेशन होगा? एपोजिशन में सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होगा। एग्जैक्ट क्लियर? तो प्राइमरी वॉल का फॉर्मेशन होता है इनटू सस्पेंशन के द्वारा, और सेकेंडरी वॉल का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? एपोजिशन के द्वारा होता है। तो दो तरीके से हम सेल वॉल का क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन कीजिए इसको। प्लाज्मोडेस्माटा में लिख लीजिए, जो एक प्रकार का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, सिम्प्लास्ट मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, और जो सेल वॉल से मूवमेंट होता है उसको हम एपोप्लास्ट मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इज दैट क्लियर? अब है फंक्शन ऑफ सेल वॉल। क्या क्या फंक्शन है सेल वॉल के? सेल वॉल का फंक्शन,
तो प्रोवाइड शेप टू द सेल, यानी कोशिका को शेप प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड शेप टू द सेल, ठीक है। सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी कौन हेल्प करता है, सेल वॉल, सेल टू सेल इंटरेक्शन, ठीक है। कोशिका को यानी सेल को इन्फेक्शन से कौन बचाता है, सेल वॉल, तो हम यहां लिख सकते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से कौन बचाएगा, सेल वॉल, ठीक है। कोशिका को मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करवाएगा, सेल वॉल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। प्रोवाइड शेप टू द सेल, सेल टू सेल इंटरेक्शन, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इज दैट क्लियर? तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। कल जो है हम सेल का एक और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से मॉडल्स दिए हुए हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, उसके फंक्शंस क्या है, ये सारी चीजें हम कल के लेक्चर के अंदर पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।